स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला तेल कूप कौन सा था? तो तेल का कुआं भारत में सबसे पहला कौन सा था? तो हमारे जो सबसे पहला तेल का कुआं था वो है डिगबोई। तो असम का डिगबोई भारत का पहला तेल कूप है जहाँ से तेल निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। थल और समुद्र बनने का क्या कारण है? तो थल और समुद्र बनने का कारण आपको जो संवहन होता है वही आपके थल और समुद्र बनने का कारण है। लेकिन ये एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर्ज किससे बनता है? तो क्वार्टर्स एक प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो हमारी किससे बनती हैं? तो वो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनती हैं। तो क्वार्टर्स किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक पौनें कहाँ पर चलती हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो व्यापारिक पौनें होती हैं वो पृथ्वी के उपोष्ण उच्च वायुदाब में चलती हैं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में व्यापारिक पौनें चलती हैं। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार सिर्फ आप सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारी जल कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो भारी जल तैयार करने का जो कारखाना है वो ट्रॉम्बे में है। और ट्रॉम्बे कहाँ है? बम्बई के नज़दीक। तो मुंबई के नज़दीक ट्रॉम्बे है, वहीं पर भारी जल तैयार किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो भारी जल होता है उसको परमाणु जो भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो भारत में सबसे अधिक नौगम्य दो नदियों का मतलब ऐसी कौन सी नदियां हैं जहां पर नाव चलाई जा सकती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो नौगम्य हैं, जहां पर हम लोग नाव बड़े आराम से आसानी से चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? तो हमें पता है हमारा पूरा भारत देश दो भागों में विभाजित है। एक उत्तर का मैदान होता है और नीचे एक प्रायद्वीपीय भाग पठार होता है जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं या इसको दक्षिण भारत भी कहते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड बहुत ही पुराना क्षेत्र है, ठीक है। और जो उत्तर का मैदानी भाग है वो हिमालय के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। तो हमारा जो गोंडवाना लैंड है जिसको हम लोग दक्षिण भारत भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, वही भारत का सबसे पुराना भूखंड है। तो इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में हमने बता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसमें अनेक नदियां हैं, उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी है। और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में और उत्तर भारत की नदियों में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है वो पनामा नहर कहलाती है। तो पनामा नहर से होकर ही हम लोग प्रशांत महासागर में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो संपूर्ण विश्व में सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो अमेरिका का कैनेडी हवाई अड्डा है। तो अमेरिका का कैनेडी हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो तारापुर में है। और तारापुर कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें से पहला चूना पत्थर है, दूसरा डोलोमाइट है और तीसरा बलुआ पत्थर है। ये किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर ये सारी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो अवसादी चट्टानों का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो वहाँ पर आप बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और चूना पत्थर का नाम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो ऊंची में अपना हिमालय है और लंबे में कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल किसे अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर इंग्लैंड देश है और यहाँ पर आपका फ्रांस देश है। दोनों के बीच में हमारा इंग्लिश चैनल है, यानी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इसी को हम लोग इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, इन दोनों को इंग्लिश चैनल अलग करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो जो महासागर का जल होता है उसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो नीचे का तापमान होता है वो ठंडा होता है, तो वहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ऊपर का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर, ये महासागर का नाम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उठने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर में जो चक्रवाती तूफान आता है वो उसको हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो हरिकेन्स जो है ये कहाँ पर आते हैं? ये आपके उत्तरी अमेरिका में आते हैं। किस महासागर में आते हैं? अटलांटिक महासागर में आते हैं। किस महाद्वीप में आते हैं? उत्तरी अमेरिका में आते हैं। और ये क्या है? चक्रवाती तूफान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड इंडियंस प्रमुख जनजाति है किस महाद्वीप की? तो जो रेड इंडियंस जनजाति है वो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख जनजाति है उसका नाम क्या है? रेड इंडियंस। आगे बढ़ते हैं। अटकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो अटकामा मरुस्थल आपका चिली देश में है। अगर महाद्वीप पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपके चिली देश में अटकामा मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी घूमती है, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है? तो जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वो सबसे नीचे है। सबसे नीचे पृथ्वी में क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव को ही हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव के आसपास जितना पूरा क्षेत्र है वही हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ते हैं। अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अंध महासागर का ही दूसरा नाम है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा झील के बारे में बताया गया है जिसका नाम है टिटकाका झील। तो टिटकाका झील कहाँ पर स्थित है ये हमसे पूछा जा रहा है। टिटकाका झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी प्रमुख झील है? टिटकाका झील है। अब इस झील के बारे में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश में ये टिटकाका झील स्थित है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें टिटकाका झील है, लेकिन ये किस देश में है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो चाहे भारत का कहें चाहे विश्व का कहें, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा आपके लेह में होती है। और ये लेह कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है। तो लेह जो कि आपके लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। और आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी में ही धान की खेती सबसे अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हमारे भारत देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में है। उसका नाम क्या है? नहावा शेवा। तो नहावा शेवा जो बंदरगाह है जो कि बम्बई में है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश पूछ रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। और सबसे बड़ा देश कौन है? अपना पड़ोसी देश चाइना। तो सबसे बड़ा चाइना, सबसे छोटा आपका मालदीव है। कहाँ पर? एशिया में। आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो एंडीज जो पर्वत है वो आपके बलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर आपके हिमालय के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय भी आपके यही बलित पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो इटली देश में है। वो इटली देश के किस द्वीप में है? लिपारी द्वीप में है। तो इटली देश के लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रसायन मंडल किसका दूसरा नाम है? तो रसायन मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन मंडल का ही दूसरा नाम क्या है? रसायन मंडल। तो रसायन मंडल कहिए चाहे ओजोन मंडल कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में जो तापमान होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में ही उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत में अनेक द्वीप हैं। आपके अरब सागर में लक्षद्वीप हैं जिसमें कम से कम बहुत सारे देश हैं, 50 द्वीप हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार में भी छोटे छोटे बहुत ढेर सारे द्वीप हैं। तो उस अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप समूह है उसी में जो आपका मध्य अंडमान है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। आगे बढ़ते हैं, बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है? तो बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोलगा नदी किस देश में बहती है। तो रूस देश की प्रमुख नदी बोलगा नदी है और यह बोलगा नदी आपके कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। तो कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बोलगा नदी गिरती है। बोलगा नदी किस देश की प्रमुख नदी है? रूस देश की प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जिसको हम लोग विनाशक नदी भी कहते हैं कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अधिक विश्वासघाती जो नदी है वो ह्वांगहो नदी है। तो विश्व की सबसे विश्वासघाती या विनाशक नदी ह्वांगहो नदी है। ये कहाँ की नदी है? ये चाइना की नदी है। ये विश्वासघाती क्यों है? क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब अपना रास्ता बदलती है तो आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तबाही होती है। ह्वांगहो नदी कहाँ की? चाइना की। आगे बढ़ते हैं, सर क्रीक रेखा कहाँ पर है? तो सर क्रीक रेखा को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर क्रीक कहाँ है। सर क्रीक आपके गुजरात में है और सर क्रीक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यही सर क्रीक ही है। अब उसी से सर क्रीक रेखा बनाई गई है। तो जब गुजरात के सर क्रीक रेखा कहाँ पर होगी? गुजरात के कच्छ में होगी। तो कच्छ का जो रण है, रण मतलब होता है रेगिस्तान, तो कच्छ का जो रेगिस्तान है वहीं पर आपकी सर क्रीक रेखा है। ठीक है, और ये कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पिछले का 3-4 जो लेक्चर हैं उसमें हम लोगों ने अरावली पर्वत के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, जो कि भारत की एकमात्र अंतः प्रवाह नदी है। अंतः प्रवाह का मतलब जो जमीन के अंदर से होकर बहती है। ये लूनी नदी कहाँ पर जाके लुप्त हो जाती है? तो गुजरात के इसी कच्छ के रण में ही जाके लुप्त हो जाती है, यानी कि वहाँ पर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, जो आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो किस पर्वत की चोटी पर बना हुआ है? इसी अरावली पर्वत की चोटी पर बना हुआ है। ठीक है, और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माउंट आबू कहाँ पर है? इसी अरावली पर्वत की चोटी पर ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अरावली पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।